नमस्कार मित्रों। हम आज बात करते हैं राजनीतिक विचारों के बारे में। देखिए, अगर हम 2000 वर्षों का इतिहास देखें तो मूलतः दो बातें सामने आती है, दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक विचार तो ये होता है कि समाज में परिवर्तन ऐसा न किया जाए कि उससे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाए, जैसे क्रांति। एकदम से परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी परंपराओं को पर ध्यान देना चाहिए। हमें जो कुछ समाज में हमारी संस्कृति है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी, तभी समाज उसको मानता है। इसलिए हर बात को जो पुरानी है उसको रिजेक्ट नहीं करना है और एकदम से नई दुनिया नहीं बनानी है। ये विचार अरस्तु के समय से ही आज तक चल रहे हैं। एक पूरी धारा है जिसे हम रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, जो कभी तो बहुत ही प्रोमिनेंट होकर सामने आती है। बहुत से लोग किसी समय पर जब ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं इस विचार को लेकर तो वो सामने आते हैं, और कभी ये शिथिल पड़ जाती है। ये जो विचारधारा है ये समाज में हर क्षेत्र की विचारधारा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। रूढ़िवादी ये नहीं कहते कि परिवर्तन नहीं हो, ये गलत है। जो ये कहता है कि रूढ़िवाद का अर्थ होता है कि वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, स्थिति जो है आज की उसको बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहते वो कहते हैं कि परिवर्तन तो जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि वो जीवन में बाधा उत्पन्न न करे। यानी एकदम से परिवर्तन ना हो जिससे नुकसान हो, जिससे उसकी हानि ज़्यादा हो। धीरे धीरे ईशान ईशान ऐसे परिवर्तन होना चाहिए जिससे मालूम ही नहीं पड़े परिवर्तन कब हुआ है। तो रूढ़िवादी इवोल्यूशनरी चेंज में विश्वास करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो। राजनीति के क्षेत्र में इस विचार को मानने वालों को हम कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर मानते हैं। रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक अरस्तु, जिसका नाम सबसे पहले आता है, और उसके बाद में अभी तक इस प्रकार के विचारक आते रहे हैं। वर्तमान में यानी 20वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि इस रूढ़िवादी को एक नया नाम भी दिया गया है। हालांकि वो पूरी तरह से रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन वो मूलतः जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उसमें जो दक्षिणपंथी विचारधारा जिन्हें हम कहते हैं वो रूढ़िवाद के नज़दीक है। दक्षिणपंथी का अर्थ क्या है? फिर वही कि जो सत्ता है उस सत्ता को सपोर्ट करना, जहाँ कि जैसी भी सत्ता है, जो समाज में असमानता है उनको बनाए रखना, या उसमें ऐसे परिवर्तन करना कि एकदम से परिवर्तन ना हो, कोई क्रांति नहीं करना। तो वो अधिकतर देशों में जो दक्षिणपंथी राजनीतिक जो विचारधारा मानने वाले राजनीतिक दल है वो इस प्रकार के होते हैं। वो पहली बात एकदम से परिवर्तन नहीं चाहते। दूसरी बात, वो अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को ही सही मानते हैं। यानी वो वैश्विक नहीं होंगे अपने विचारों में। यानी वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी दुनिया, सारी दुनिया में उनके विचार माने जाए। वो कहते हैं सारी दुनिया में विचार माने जाए ना माने जाए, एक्सक्यूज मी, हमारा ये जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम दुनिया भर में अपने विचार को मनवाएं। हम सिर्फ अपने हित की रक्षा करना चाहते हैं, और उन हितों की रक्षा करने के लिए हम अपने परंपराओं पर, हमारी आस्थाओं पर हमें विश्वास है। इसी प्रकार वो ये भी मानते हैं कि भाई एक्सक्यूज मी, कि जो मनुष्य है वो पूर्ण नहीं होता, वो विवेक से नहीं चलता। सिर्फ उसमें अविवेकी तत्व भी होते हैं जिनको हमें महत्व देना चाहिए। भावनाएं भी होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, परोपकार की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। ये सब भावनाएं मनुष्य का पार्ट है, पर्सनालिटी का पार्ट है। ये हजारों वर्षों से ऐसे ही है। हमें इन तत्वों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि इन तत्वों के आधार पर मनुष्य कई निर्णय लेता है। न केवल मनुष्य निर्णय लेता है, समाज निर्णय लेता है। इसलिए जो दक्षिणपंथी होते हैं, जैसे उदाहरण है जो अमेरिका में जैसे रिपब्लिकन पार्टी आज है, ट्रंप महोदय जैसे, तो ये दक्षिणपंथी मानते हैं कि विवेक ही सब कुछ नहीं है, अविवेक महत्वपूर्ण है, उसमें भी कुछ सत्यता होती है, इसलिए उसको भी महत्व देना चाहिए। इसलिए वो
सिर्फ साइंस और एक्सपेरिमेंट और लॉजिक पर ही अपने निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे जो दक्षिणपंथी नहीं हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आज हल्ला करते हैं कि एनवायरनमेंट खतरे में है, पर्यावरण खतरे में है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो दक्षिणपंथी होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा भय फैला रहे हैं, ऐसा कोई खराब स्थिति नहीं है। प्रकृति में स्वयं में ऐसी एक इंटरनल क्षमता होती है कि वो जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को वो पछा लेती है और वापस उनको ठीक कर देती है। इसी कारण से पृथ्वी इतने हजारों वर्षों से बनी हुई है या ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये एक विचारधारा है जो जिसे रूढ़िवादी कह सकते हैं, जिसे मान सकते हैं परंपरावादी कह सकते हैं। ये 2500 वर्ष से चल रही है, किसी न किसी रूप में आती है, कभी मजबूत हो जाती है, कभी कमज़ोर हो जाती है। ये राजनीतिक क्षेत्र में हर फील्ड में है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो मॉर्गेनथाउ है, हंटिंगटन है, ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि दक्षिणपंथी माने जाते हैं। फुकुयामा है, ये सब दक्षिणपंथी माने जाते हैं। ये एक विचारधारा। दूसरे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि विवेक के आधार पर समाज में परिवर्तन किया जाए और कॉन्शियस परिवर्तन किया जाए, यानी एक उद्देश्य माने हमको परिवर्तन ऐसे करना है और उसके लिए तार्किक रूप से उसके एक तरीका खोजे और उसके आधार पर हम परिवर्तन करें। ये मूलतः जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी में ये नए विचार सामने आए जिसमें मनुष्य के विवेक को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और न्यूटन ने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि ये ब्रह्मांड जो है ये ईश्वर से नहीं चलता है, ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से चलता है, जो कि तो यानी ब्रह्मांड को की व्याख्या करने के लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय के बाद में धीरे धीरे मानवीय समाज में भी ये बात मानने लगे कि जैसे प्रकृति कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों से चलती है जिन्हें हम विवेक से समझ सकते हैं, ऐसे मानवीय समाज भी वस्तुनिष्ठ नियमों से चलता है जिन्हें हमें समझना चाहिए और समझ सकते हैं, और उसको समझकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। इसलिए वो विज्ञान में विश्वास करते हैं, टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, वो मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य के विवेक में विश्वास करते हैं, मनुष्य के अधिकारों में विश्वास करते हैं। तो ये जो बात करते हैं, जो मनुष्य के अधिकारों की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, ये वो लोग हैं जिन्हें हम उदारवादी के नाम से जानते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद में। तो आज दो विचारधाराएं मूल रूप से है, एक है उदारवादी और एक है परंपरावादी, रूढ़िवादी। बीच में एक और विचारधारा आई थी जो बहुत मजबूत हुई थी, और भी बहुत सारी आई थी, लेकिन एक मजबूत विचारधारा थी जिसे साम्यवादी या समाजवादी, कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है समाजवाद का। वो मानते हैं कि समाज व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही बात की जानी चाहिए, किसी व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर बात नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी समाज के द्वारा बनता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति कहे कि साहब मैं तो समाज से बड़ा हूँ, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है। तो इसमें मार्क्स बड़ा विचारक हुआ है जिसने कहा कि हमें इस विचार को मानते हुए समाज में ऐसे तेजी से परिवर्तन करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति समान रूप से इस अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और जो हायरार्कीज़ हैं, जो पद सोपानी व्यवस्था है जो हजारों वर्षों से चल रही है वर्ग के रूप में, वो समाप्त होनी चाहिए। लेकिन वो विचार अच्छा था, उसको लागू करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मानवीय कमजोरी ऐसी होती है कि सिद्धांत चाहे कितने ही अच्छे हो, जब तक उसको लागू करने वाले वैसे व्यक्ति नहीं हो तब तक वो लागू नहीं होते, उनमें बुराइयां आ जाती है। तो ये मानवीय कमजोरियों को बताता है, और इस कारण से जो रूढ़िवादी हैं वो इंगित करते हैं इस बात को कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि मनुष्य में कमजोरियां होती है, मनुष्य पूर्ण नहीं है, मनुष्य में अविवेकी तत्व भी होते हैं, मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति, घृणा, ये सब होते हैं। इसलिए आप उसको केवल विवेक का एक पुंज न माने, केवल विवेक से ही काम नहीं होता, अविवेक भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो राजनीति विज्ञान में जब हम राजनीतिक विचार या विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं तो ये बात ब्रॉडली हमें पता होनी चाहिए कि दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। इसके बाद में हम बहुत से विचारकों की बात कर सकते हैं और अलग अलग जो अवधारणाएं उनको भी हम देख सकते हैं। इन दोनों तरीके से अलग अलग विचारकों की बात भी कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार।